माई सेल्फ अमित। अभी तक हमने 4 पार्ट में जो है 41 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया वीडियो को। ये हमारा बेसिकली पार्ट 5 होने वाला है और इसमें हम 42 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और 65 नंबर क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जहां तक हो सकेगा हम ये इसमें 53 क्वेश्चन तक कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी 15 क्वेश्चन हमारा पार्ट 6 में आएगा। यहाँ पे 2 पार्ट और लगेगा क्योंकि हम थोड़ा कम्प्रिहेंसिव मैनर में, होलिस्टिक मैनर में कवर कर रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ करके आगे बढ़ना ही इसका मोटिव नहीं है। हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन का एग्जामिनर का अप्रोच समझ रहे हैं, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन को बना रहा है, किस तरीके से वो स्टेटमेंट को फ्रेम कर रहा है और इसका सोर्स के बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसका सोर्स कहाँ से है। हमारे सिलेबस में चीजें मेंशन है लेकिन उस हिसाब से मेंशन नहीं है जिस हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं, क्या कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे करेंगे कि हमारा जो है कोई चीज छूटे ना। और इस बार जो 9 अगस्त को जो पेपर होने वाला है AGTA 2026 में उसके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा और इसको जो कवर कर लेगा, इसको जो एक बार समझ लेगा उसके लिए बहुत फायदा होगा। उसका कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है उसका इस मेथड से या मैं जो सॉल्व करवाया हूँ इसमें आराम से वो सही करके चला जाएगा। वहां वहां पे ये लीड ले लेंगे। 65 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद बेसिकली आपका जो बचा हुआ पोर्शन है वहां पे आप अपना पढ़ते हुए होंगे। उसके बाद आप जो है आराम से इसमें 70 के करीब आप प्लस ही कर सकते हैं अगर अच्छे से पेपर आपका निकल जाएगा तो। ठीक है, इसमें हम आगे क्वेश्चन में करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं 42 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड का सही वर्णन करता है। इसमें बोल रहा है फाउंडेशन सीड के बारे में इसमें बात हो रही है। फाउंडेशन सीड के बारे में बात हो रही है। इसमें सीड ये मैंने एक निमोनिक से बनाया है कि जो सीड को इसमें किस तरीके से उसका प्रोजेनी कौन है, उसका जनरेशन कौन सा है। इसमें न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड एंड सर्टिफाइड सीड। अब इसमें एक चीज मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें किस कलर का टैग लगा होता है। टैग से भी क्वेश्चन बन जाता है। व्हाइट कलर टैग किसमें होता है, येलो टैग किसमें होता है, सुनहरा टैग किसमें होता है और ब्लू टैग किसमें होता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बना सकता है एग्जामिनर और एक्सपेक्ट करता है कि आप उतना उस चीज को बारे में उसके बारे में जाने। तो यहाँ पे हम इस बारे में देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इससे बेसिकली एकदम रिलेट करता है। इसमें कह रहा है इट इज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर विदाउट सर्टिफिकेशन। ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इट इज प्रोजनी ऑफ सर्टिफाइड सीड। जब यहाँ पे फाउंडेशन सीड को बता दिए कि ये प्रोजनी किसका है, ये ब्रीडर सीड का है। यहाँ पे सर्टिफाइड की बात हो रही है। सर्टिफाइड जो है तो रजिस्टर्ड सीड का होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये इतना तो पता ही होता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट को। ये यहाँ पे बोल रहा है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली बाय प्राइवेट। ये ऑप्शन पहले ही कट जाता। ये ई वाला ऑप्शन तो आपको लगाना ही नहीं है। ऐसे ऑप्शन में मैं बार बार बता रहा हूँ कि मॉडरेट वाले ऑप्शन में आपको ई वाला ऑप्शन नहीं सही देगा। वो आपका ऑप्शन सही होगा डी। कैसे, इसमें कह रहा है कि प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रीडर सीड। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि ये ब्रीडर सीड है और ये फाउंडेशन सीड है। इसमें से ये इसका प्रोजनी है तो यहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है। बस इसको यहीं तक नहीं सीमित कर रखना है, हमको आगे चल के इसके नोट्स के बारे में भी देख लेंगे कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन करके बनाता है। ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड। यहाँ पे नहीं लिखा है ये रजिस्टर्ड सीड, ये सर्टिफाइड सीड। इस तरीके से आपको ये याद करके जाना है। और इसमें जो चीज मैं हाईलाइट किया हूँ उसको भी बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये 100% जेनेटिकली प्योर होता है न्यूक्लियर सीड। न्यूक्लियर सीड जो 100% प्योर होता है, फिजिकल प्योरिटी होती है और प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, ब्रीडर, ओरिजिनल ब्रीडर इंस्टीट्यूट, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बेसिक न्यूक्लियर सीड स्टॉक से। इसमें पेडिग्री सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द प्रोड्यूसिंग ब्रीडर। जो पेडिग्री सर्टिफिकेट इशू किया जाता है प्रोड्यूसिंग ब्रीडर द्वारा। और दूसरा ब्रीडर है, ये इसकी प्रोजनी होगी। इस तरीके से इसको पढ़ लेना है। आप एक निमोनिक से NBFRC इसको याद कर लीजिए आप। आपका ये सीक्वेंस कभी नहीं गड़बड़ होगा। ठीक है, आप इसमें देखिएगा। फिर उसके बाद हमारा ब्रीडर सीड के बारे में बात हो रही है, प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियर सीड। ठीक है, उसके बाद वेराइटी ऑफ प्रोड्यूस ओरिजिनेटिंग ब्रीडर या बाय स्पॉन्सर्ड ब्रीडर, इसके द्वारा ये जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और ब्रीडर सीड प्रोडक्शन इज मैंडेट फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये ऑप्शन, ये थोड़ा स्टेटमेंट याद रखिएगा। ऐसे बोल देगा कि ब्रीडर सीड जो प्रोडक्शन को मैंडेटरी है ये ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR के द्वारा मैंडेट करना ये कंपलसरी है। फाउंडेशन सीड के बारे में यहाँ पे देखिए, ये प्रोजनी है ब्रीडर सीड का। सीड नीचे वाली हमेशा प्रोजनी होती है।
तो ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे ये देख लीजिए, आप यहाँ पे जो चीजें लिखी है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। सर्टिफाइड के सीट के बारे में एक स्टेटमेंट ये है कि इंडियन मिनिमम सीट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड 1988 के अंतर्गत ये आता है। तो ये प्रोजनी सीट जो है ये है फाउंडेशन सीट का सर्टिफाइड सीट। उसके बाद आप इसका टैग कलर याद रखेंगे। और हाइब्रिड सीट के बारे में देखिए, हाइब्रिड सीट जो होता है ये फर्स्ट जनरेशन होता है, इसमें हमेशा ये F1 होता है, इसे हर साल जो है रिप्लेस करना पड़ता है। सॉरी, इसको हर साल जो है रिप्लेस करना पड़ता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिड सीट के बारे में ये बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी, कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें बात हो रहा है कि सॉइल सैंपलिंग पैटर्न और ऑफिशियली रिकमेंडेड टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल एक्यूरेट फील्ड एनालिसिस। हमारे फील्ड से जब हम सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं तो किस मैनर में कलेक्ट करते हैं, वो हमारा जिग जैग पैटर्न होगा। ये बुक में मिल जाता है डायरेक्टली, ये क्वेश्चन भी मिल जाता है, ये नेमरा सुंदा में भी लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे ओवर थिंक कर गया मैं ऑप्शन चेंज कर दिया यहाँ पे लास्ट टाइम में, तो वो मेरा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे सर्कुलर लीनियर ये तो होगा ही नहीं, ये तो मैंने पहले ही ऑलरेडी इलिमिनेट कर दिया था। इलिमिनेट करना ही सबसे बड़ा वो चैलेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको इलिमिनेट अगर कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन सामने दिखने लगता है और आप सही करने की पोजीशन में आ जाते हो। फिर यहाँ पे हमारा रैंडम और जिगजैग में आ जाता है। जिगजैग बेसिकली इस तरीके का पैटर्न होता है, ये जेड जेड जैसा दिखता है। तो वहाँ पे एक यहाँ से सीड ले लिए, यहाँ से सीड ले लिए, यहाँ से सीड ले लिए, ये जैसे फील्ड है तो इस तरीके से आप लेते हैं तो वो सॉइल सैंपल लेने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। यही ये तरीका है। और सॉइल से रिलेटेड अगर हमारा क्वेश्चन बनता है तो हम वहाँ पे सॉइल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सॉइल में एयर 25%, वाटर 25%, ये तो 50% हमारा हो गया। और उसके बाद 45% मिनरल्स होगा और 5% ऑर्गेनिक होगा। अगर हम 5% को 100% मानते हैं तो 100% अगर मान के चलते हैं तो इसमें 80% ह्यूमस होगा, इसमें इस ऑर्गेनिक में। इस 5% का 80% जो है ऑर्गेनिक होगा, 10% रूट होगा, 10% ऑर्गेनिज्म होगा। और यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें हमारा जो है बेसिकली 8 प्रकार की इंडिया में सॉइल पाई जाती है। लैटेराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, मेंटोनियस सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एडिड सॉइल, पीटी एंड मार्सी सॉइल, सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। यहाँ पे हम मैप में भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, ये जम्मू वाले और लद्दाख वाले एरिया में पाया जाता है फ्रेंड्स। ये इसमें एसिडिक, ये बेसिकली एसिडिक नेचर में होता है। ये एसिडिक और लो ह्यूमिड कंटेंट इसमें पाया जाता है। इसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं दिख रही होगी, वो कंप्रोमाइज हो गया था। मैं स्क्रीनशॉट लेके लगाया था, इसलिए वो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा। आप समझ रहे होंगे, अंडरस्टैंडेबल है ये। इसमें एलुवियल सॉइल के बारे में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 43%, अगर एक्यूरेट डाटा बोलता है तो 43% यहाँ पे ये इस तरीके से नेवरा सुंदा वाली किताब में भी दिया है ये। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर डिपॉजिट और ये पोटास यहाँ से, मतलब कि ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये गंगा रिवर यहाँ से निकलती है और फिर यहाँ से ये ब्रह्मपुत्रा रिवर ऐसे करके ऐसे निकलती है। तो इसके जो आसपास के एरिया है यहाँ पे, और ये वाला एरिया पूरा फर्टाइल एरिया, ये एलुवियल सॉइल है। और यहाँ पे मैं बताऊँ कोस्टल एरिया में इस तरीके के, यहाँ पे छोटा सा वेस्ट, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। मैं फ्रेंड जीएस भी पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आपको ईस्टर्न ईस्टर्न घाट ये समझना होगा। ये चीजें यहाँ पे भी बेसिकली जीएस से अभी नहीं यहाँ पे कुछ बताएंगे। यहाँ पे ईस्टर्न घाट के जो ये रिवर है, कृष्ण गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, वैगई है। और तो इसके जो डेल्टाज हैं यहाँ पे, वो बहा करके मिट्टियों को लाते हैं और ये बहा करके लाई हुई मिट्टियां होती हैं, डिपॉजिट होती हैं। इसीलिए इसका नाम जो है एलुवियल सॉइल है। इसमें 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है, एक खादर है, एक बांगर है। इसमें याद रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। ये बांगर को आप भंगार से याद रखिए, बांगर, बा से भंगार। भंगार मतलब कि जो खबाड़ हो, जो पुराना हो। तो बंगार को मैंने इसे याद रखा कि बंगार मतलब भाग, पुरानी चीजें, यानी ओल्ड एलुवियल। ओल्ड एलुवियल इसी को बोलते हैं, यानी भंगार है पुराना है तो यानी ओल्ड एलुवियल। ये खादर है, ये अपने आप बचाते, ये न्यू एलुवियल हो गया। इस तरीके से याद रखिए इसको। मैंने चीजें यहाँ पे जैसे कवर की हैं, इस तरीके से कोई कोचिंग में जल्दी कवर नहीं कराते हैं। यहाँ पे
चीज़ों को रट करके नहीं बताया जाता है। जो चीज़ें आपको रिलेवेंट लगती हैं वही चीज़ें हैं, फालतू की बात नहीं है कोई। उसके बाद हम यहाँ पे लेटराइट सॉइल के बारे में देख लेते हैं। लेटराइट सॉइल जो होता है हाई टेम्परेचर के अंतर्गत पाई जाती है। इसका ये स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे बोल देगा हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल जहाँ पे होता है वही हमारा सबसे लेटराइट सॉइल के ये एरिया वही होता है। हाई इसमें आयरन जो है और आयरन की अधिकता होती है, एल्युमिनियम की कमी होती है। लेटराइट सॉइल में आयरन की अधिकता, एल्युमिनियम की कमी होती है और इसके साथ साथ नाइट्रोजन, पोटास और लाइम की भी कमी होती है। बेसिकली हमको पता ही है इंडियन सॉइल में नाइट्रोजन तो ऑल ओवर कमी ही है, इसीलिए तो हम लोग नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं, यूरिया ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं हम। ये चीज को समझिए आप। उसके बाद रेड सॉइल है। रेड सॉइल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड और येलो सॉइल जो है ये इग्नियस और क्रिस्टलाइन रॉक के द्वारा ये बनता है। इसमें लाइम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और इस चीज की थोड़ा अधिकता होती है, नहीं ये कमी होती है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन की कमी ही होती है। और फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं ब्लैक सॉइल। ये इंपॉर्टेंट सॉइल है, इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन चांस है कि ये 90% यहाँ से बनेगा ही बनेगा। ये एग्जामिनर का सबसे मोस्ट फेवरेबल टॉपिक होता है, यहाँ पे चीजें बनाती हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है। ये हमारा बेसिकली आप देखिए ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू ऐसे है, ये छोटा सा एरिया, इसको डेक्कन प्लेट कहते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है ये थोड़ा सा मालवा, इधर मालवा, बघेल, बुंदेलखंड और इस तरीके के यहाँ पे हैं ऊपर नॉर्थ में। यहाँ गुजरात है तो इसका थोड़ा एरिया गुजरात में है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, बाकी मेन पोर्शन अगर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र वाले में आपका कवर करके आता है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा होता है। इसमें काटन को उगाया जाता है और इसीलिए इसे काटन सॉइल भी कहते हैं। इसको काटन सॉइल भी कहते हैं और रेगुर सॉइल भी कहते हैं इसको। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस चीज को यहाँ पे समझ लिए। उसके बाद इसमें जो है हम देखते हैं और कौन सा, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल हमारा जो है हाई फास्फोरस एंड लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो कम ही रहेगा। इंडियन सॉइल को मैंने पूरा कवर करा दिया, इसमें देखिए कुछ भी छूटा नहीं है। 8 प्रकार की सॉइल है, ये आप इसको देख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है। रिले क्रॉपिंग को कैसे इसमें आप सही कर सकते थे कि इसमें आपको ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर लेना था। और ये बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होता है कि इसमें सीडिंग ऑफ सेकंड क्रॉप इनटू स्टैंडिंग फील्ड क्रॉप बिफोर इट्स हार्वेस्टिंग, मतलब कि एक क्रॉप के हार्वेस्ट करने से पहले पहली क्रॉप को शेडिंग कर दी जाती है, पहली क्रॉप उस क्रॉप की, और पहली क्रॉप वो खड़ी ही रहती है, स्टैंड करती है, उसी में हम लोग सीडलिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये थोड़ी थोड़ी ग्रो करना शुरू होती है तो इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है पहले वाली क्रॉप की। यही रिले क्रॉपिंग होती है। एक रेस होती है जिसमें बेसिकली 2 प्लेयर होते हैं, कि यहाँ होता है कि यहाँ होता है। ये दौड़ करके कोई चीज है इसके हाथ में रहता है गोला सा, वो इसको पकड़ाता है, ये फिर आगे दौड़ता है। तो मतलब ये इसके पास पहुंच के इसको पकड़ाएगा, ये फिर ये दौड़ेगा। ये रिले वाला टाइप का ये इसमें पैटर्न फॉलो होता है, तो वही रिले क्रॉपिंग होती है। उसके बाद इसमें ऑप्शन को अगर पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ने की वजह इसमें जरूरत नहीं थी, फिर भी हम आपको कवर करा दे रहे हैं जिसमें चीजें कोई छूटनी नहीं चाहिए। कि हमारी जो रिले क्रॉपिंग या क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हम देख लेते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, इसमें क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में है। क्रॉपिंग पैटर्न में देखिए आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड फॉलो लैंड इन ए गिवन एरिया, उसी को क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं फ्रेंड। मतलब एक सीक्वेंस और अरेंजमेंट करके क्रॉप को बुआई करना एक निश्चित एरिया में, फॉलो एरिया में, उसी को क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। बेसिकली ये इसमें सीक्वेंस और अरेंजमेंट होता है। एक टेम्पोरल होता है, एक स्पेशियल होता है। टेम्पोरल में क्या होता है देख सकते हो कि क्रॉप ग्रोन ऑन सेम लैंड इन 1 ईयर, और यहाँ पे क्या हो, स्पेशियल में क्रॉप्स आर अरेंज ऑन पीस ऑफ लैंड। जैसे क्रॉप ए हो गया, क्रॉप बी हो गया, क्रॉप सी हो गया, ये स्पेशियल है। स्पेशियल मतलब ये एक स्पेस से रिलेटेड होता है। स्पेस मतलब जगह, एक ही जगह पे ऑन पीस ऑफ लैंड। इसमें कह रहा है यहाँ पे ईयर, देखिए ईयर से रिलेटेड होता है। मतलब क्रॉप ए जनवरी से मार्च, क्रॉप बी अप्रैल से जून, और क्रॉप सी जो है अगस्त से नवंबर। इस तरीके से यहाँ पे ईयर में ये लिखा जाता है
और ये स्पेस से रिलेटेड होता है कि एक ही पीस ऑफ लैंड पे इस क्रॉप ए, क्रॉप बी, क्रॉप सी ऐसे करके यहाँ पे बुआई की जाती है। और डिटरमिनेंट्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर हैं, जैसे ये चीजें आप इसमें देख सकते हो। ये यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है, यहाँ पे चीजें लगाई हुई हैं, उसको देख सकते हो। ये चीज पहले देखिए, आपके सिलेबस में एकदम डायरेक्टली क्रॉपिंग पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग की बात हो रही है, जिसमें एक ही क्रॉप को सेम लैंड पे ईयर आफ्टर ईयर बोते रहते हैं। रैटून क्रॉपिंग होती है हार्वेस्ट दी अपर पार्ट, और जैसे इसमें रैटून का मतलब होता है कि जैसे शुगर केन में करते हैं हम लोग, एक साल प्लस फसल की बुआई किए, अगले साल क्या करते हैं, रैटून ले लेते हैं, उसकी पेड़ ही छोड़ देना, हिंदी में बोलते हैं पेड़ ही छोड़ना, वही होता है फ्रेंड रैटून क्रॉपिंग। ठीक है। उसके बाद मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल में काफी इसमें वेराइटीज, इसमें कई टाइप्स आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मिक्स्ड है, मिक्स्ड में जो है कि साइमल्टेनियस बुआई किए थे विदाउट फिक्स रो, इसमें कोई रो फिक्स नहीं होती है, एक साथ बुआई कर दी जाती है। मिक्स करके मतलब मिला के बो देना, कोई इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, बस मिला करके एक पीस, दो या दो से अधिक क्रॉप को मिला करके बो देना है। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग है, दो या दो से अधिक क्रॉप को डिफिनिट एक रो, एक पैटर्न बनाते हैं। एक रो में ये दूसरी क्रॉप, फिर क्रॉप, फिर दूसरी क्रॉप, फिर वही क्रॉप। तो मतलब कि दो या दो से अधिक क्रॉप को एक रो या पैटर्न में फॉलो करके लगाना ही एक इंटरक्रॉपिंग है। उसके बाद मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, स्टोरी मतलब होता है फ्रेंड ये बिल्डिंग, बिल्डिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें एक हाइट, प्लांट की इतनी हाइट है, दूसरे की हाइट इतनी है, तीसरे की हाइट इतनी है, फिर इसकी हाइट इतनी है, तो डिफरेंट हाइट की जो होती है उसको बोलते हैं मल्टी स्टोरीड। ये तो स्टोरीड लगते ही उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मल्टी स्टोरीड की, ताकि उसकी जो है हाइट और कैनोपी दोनों अलग अलग रहती है। कैनोपी बेसिकली क्या बोलते हैं, ये प्लांट है, ये एरिया इसका कैनोपी बोला जाता है, इसी को कैनोपी बोलते हैं। ठीक है। सीक्वेंशियल वाला तो मैंने आपको सीक्वेंशियल वाला नहीं बताया था। सीक्वेंशियल मतलब वन ईयर अनदर ईयर, सीक्वेंस में करके बोना। एले क्रॉपिंग, क्रॉप्स बिटवीन रो एंड ट्री, जैसे एक क्रॉप रो, एक क्रॉप हो गई ये ट्री वाली, तो उसके बाद श्रब्स वाली, फिर ट्री वाली, फिर श्रब्स वाली, इस तरीके से इसमें बुआई होती है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं रिले क्रॉपिंग, जो मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, अल्टरनेट क्रॉप स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब होता है पट्टी में बुआई करना एक तरीके से। ये देखिए स्ट्रिप में बुआई करना एक तरीके से बता रहा है। तो इसको अक्रॉस दी, सॉरी, इसमें अक्रॉस ए फील्ड पे एक बुआई करते हैं इसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग में। फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर स्टेटमेंट में दे देता है तो जैसे जैसे सॉयल है और ये चीजें, इसमें ध्यान दीजिए आप। ये चीजें आ गई, ये पॉपुलेशन डेंसिटी, क्रेडिट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करेंगी। जैसा जो होगा उसके हिसाब से ही क्रॉप आदमी लगाता है। जैसे हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में धान गेहूं, धान गेहूं, धान गेहूं चलता रहता है, और फिर बंगाल में केवल धान 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 चलता रहता है, राइस की। उसके बाद साउथ में चले जाइए, वहाँ पे आपको राइस का 2-3 बार कल्टीवेशन होता है। यहाँ पे असमन बोरो नाम का एक सुने होंगे, यहाँ पे सुने होंगे आप, अमन बोरो, इसके इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। किसकी बुआई किसमें होती है, किसकी कटाई कब होती है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछता रहता है वो, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, इसमें हम कवर करते चलेंगे फटाफट। ये क्वेश्चन देखिए, बेसिकली बहुत आउट ऑफ सिलेबस था, इसको पूछने का कोई औचित्य ही नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत ही बेकार और घटिया टाइप का था, इसका कोई मतलब ही नहीं था। मैं जब इसको रिसर्च किया कि ये क्वेश्चन कहाँ से बना था, तो इसका कोई मतलब ही नहीं था फ्रेंड। ये बताओ, ये हमारे कोई सिलेबस में इसके, यहाँ पे भले आपको दिया है कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस, लेकिन ये चीजें मैं मान सकता हूँ कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ये जिंदगी में रिलेट नहीं हो सकता। ये कहाँ से आप पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो मुझसे, ये चीजें हम लोगों से बिल्कुल यहाँ पे ये पूछना ही नहीं चाहिए था। एग्जामिनर का क्या माइंडसेट था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इस रिसर्च करके लाया इसको कि कहाँ से ये क्वेश्चन बना था। इसमें देखिए फ्रेंड, ये चीज, ये सारी चीजें जितनी क्वेश्चन में पूछी गई थी उसमें उसमें सारा पूछा था एक्ट, हैज एक्ट इसमें पूछा था फ्रेंड। ये 1887 का था। ये एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन एक्ट 1887 का था। ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का था। ये सारा जितना ऑप्शन दिया सारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब हम एजीटीए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के चीजों को, वहां के एक्ट को, एक एक चीज को पढ़ेंगे, ये कौन सा लॉजिक है, ये कोई मतलब ही नहीं है भाई। ये तो नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन चीजें आ गई हैं ऐसी चीजें। ये 2-4 क्वेश्चन तो ऐसा आता ही आएगा ही, आप भी इसके लिए ज्यादा लोड नहीं लेने की जरूरत है। ये चीजें, इसके बारे में क्या बताऊं अब, चीजें को बताने का क्या मतलब है।
कि मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट यूनाइटेड स्टेट अमेरिका टू अलाउ फॉर क्रिएशन ऑफ लैंड ग्रांट कॉलेज ऑफ यूएस से। हम इसको याद भी कर लेंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा, हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट 1933 में आया था, बहुत करेंगे ईयर याद कर लेंगे, लेकिन इसका हमको यूएसए से क्या रिलेट करके हम यहाँ पे याद करेंगे, जो हमारे ये टीएम बार बार ये सब चीजें पूछ रहा है। और ये स्मिथ वाला यही यही ऑप्शन सही था जो हमारा क्वेश्चन बना था। यूनाइटेड स्टेट फेडरेशन लॉ इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ द कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस कनेक्ट टू लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछने का कोई हमको नहीं लगता कि एक्ट के अंदर से आप वहां पे क्वेश्चन ला करके एक्सटेंशन से जोड़ करके पूछ रहे हो तो ये कोई मतलब निकलेगा। तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन का क्या मीन था। इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रेंड स्किप करना है, इसमें कोई लॉजिक कोई हैक कोई नहीं हो सकता। और इस तरीके के ऑप्शन में आप नॉलेज भी क्या लगाओगे, आपको कितना याद रहेगा कि आप एक्ट पढ़ने बैठ जाओगे, पूरी किताब पढ़ने जाओगे एक्ट की, हम तो हो चुका हमारी तैयारी। ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, स्किप करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा जो बोल रहा है कि भारत में ओआईसीडी बीज योजना के लिए किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण एनडीए के रूप में नामित किया गया है। देखिए फ्रेंड, मैं एक चीज बता दूंगा आपको, ध्यान से सुनिए। ये सारी चीजें सीड 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 पूरे पेपर में सीड 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 कर रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये चीजें बना कहां से रहा है। मैं फिर कह रहा हूं आप पीआईबी पे पढ़ना शुरू कर दो। पीआईबी पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहीं से चीजें उठा उठा के पूछे। मैं अभी आपको सोर्स दिखाऊंगा, बार बार वहीं से चीजें उठा के पूछ रहा है। और हमारे सिलेबस में चीजें इस तरीके से लिखी ही नहीं है कि हम यहाँ से ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे और आप बता पाओगे। केवल इंपॉर्टेंस और टाइप्स ऑफ सीड और सीड का दो तीन चीज बता दिया है कि ये चीजें होंगी, आप पूछोगे। हमको तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी कि हमको ये सब चीजें हमसे वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब स्टूडेंट नेमरा सुंदा और ये सारी चीजें पढ़ के जाते हैं और वहाँ पे जो है बेसिकली क्या होता है कि ओईसीडी पूछ लेता है। ये ओईसीडी क्या है? ओईसीडी एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव था जिसको भारत ने ज्वाइन किया था सन 2008 में। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ ओईसीडी सीड सिंस अक्टूबर 2008। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप। ठीक है, 2008 में इंडिया जो है इसका मेंबर बना था। और उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूव द इंटरनेशनल सीड ट्रेडिंग शेयर, ये इंटरनेशनल सीड ट्रेडिंग शेयर को बढ़ाया कितना परसेंट, 10% कर दिया, 1% से 1% से 10% कर दिया था। तो चीजें वहां से पूछ रहा है और उसके बाद एक एक चीजों को कहाँ से कितना डिटेल्स में कवर किया जाए। इसमें उसी एक्ट में ये चीज लिखी हुई थी, मैंने सर्च किया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन। मेरा क्वेश्चन ये सही हुआ, मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे सही हुआ। तो ये जो मैं आपको दिखाया कि यहाँ पे, तो इसी के आगे वाली लाइन में था वो फ्रेंड, ये किसी वजह से कट हो गया है। तो वो जो अथॉरिटी जिसको नॉमिट बनाया था वो था हमारा, बेसिकली जो पूछ रहा है कि इसमें कि कौन सी अथॉरिटी डिजिग्नेटेड हुई थी नेशनल एनडीए के लिए ओईसीडी के स्कीम में, ये ओईसीडी सीड स्कीम इन इंडिया। तो इसमें जो ज्वाइंट सेक्रेटरी सीड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर था, यही इसको नॉमिनेट किया गया था, इसी को अथॉरिटी मिली थी। इसको मैंने सॉल्व कैसे किया था, इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। यहाँ पे देखिए आपको सीधे जेनेटिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग रिसोर्स लिखा है, एनबीपीजीआर, आपके इसका नाम सुने होंगे एनबीपीजीआर। ये तो हमारा कहीं से कहीं तक हमारा इसका रिलेशन ही नहीं है, ये ऑप्शन मैंने ऐसे ही हटा दिया था, इसमें कोई लेना ही नहीं था इसका। और प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर और एग्रीकल्चर कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ, ये हमने सुना हुआ था। लेकिन मुझे सबसे ऑड ऑप्शन ये लग रहा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये मैंने थोड़ा सा इलिमिनेट करने का ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें चीजें ये सबसे विषम थी। बाकी ए बी सी जो है ये एक टाइप से हमको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हमको नहीं लग रहा था उस टाइम। इस टाइप के ऑप्शन को और कैसे सही कर सकते हैं आप, यहीं से चीजें चीजें उठा के पूछ रहे हैं और ये पीआईबी से ही उठा करके पूछा है, ये पीआईबी का ही मैटर है, पीआईबी से उठा करके पूछा है। अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन भी वो जो मैं लेके आया हूँ ये भी पीआईबी का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछ रहा है कि बेसिकली इसके बारे में बात करें, सीड रूल 1968, सीड कंटेनर contains treated seed with chemical harmful to humans or vertebrates animals।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी इंक्लूडेड ऑन लेबल। तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी बीज के कंटेनर में मानव की या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित हुआ है अगर वो सीड, तो कौन सा कथन लेबल पर शामिल किया जाना चाहिए। तो कौन सा लेबल शामिल किया जाना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि इसमें अगर हम उस लेबल, इस क्वेश्चन को पढ़ करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे कि हम ये तो लेबल नहीं लगाएंगे फॉर एग्रीकल्चर यूज ओनली, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें कहा है कि हानिकारक रसायन से युक्त है, उपचारित है, तो उस पे हम फॉर एग्रीकल्चर ओनली लगाएंगे, ये गलत होगा, ये चीज नहीं होगी। वो अगर रसायन से युक्त है तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज के लिए नहीं लगा सकते, और ओनली वर्ड देखते ही आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। नॉट फॉर रिसेल, नॉट फॉर रिसेल ये ऑप्शन कहीं से रिलेटेड नहीं है। और निगेटिव ऑप्शन को आप पकड़ना सीखिए, निगेटिव ऑप्शन बहुत ही कम सही होते हैं, ये चीज को आप समझिए, निगेटिव ऑप्शन नहीं सही होता जल्दी। उसके बाद स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ये लेबल लगने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो हमको सेफ्टी के साथ लगाना ही है। डू नॉट यूज फॉर फूड, फीड या ऑयल पर्पज, जिसमें मेनी फैक्ट्स देते हैं, एक जान लीजिए फ्रेंड, यूपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ और यूपी ट्रिपल एससी हुआ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इसमें फैक्ट आता है तो गलत हो जाता है, और इन दोनों में फैक्ट आता है तो ये सही हो जाता है। मैंने पेपर सॉल्व करके देखा है, इसका इसका और इसका तो सॉल्व भी करवा रहे हैं। ये चीजें आप ध्यान समझिए, इतना बताने का पीछे का रीजन सीधे सीधे यही है कि अगर चीजों को समझ पा रहे हैं तभी आपके पास आके बता रहे हैं, नहीं तो नहीं आते। यहाँ पे मेनी फैक्ट्स की बात हो रही है, ये चीजें बार बार अगर यहाँ पे दे रहा है कि फूड और ये इस तरीके, और ऑप्शन भी ये बहुत कठिन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन में जाएगा, आप ध्यान से पढ़ोगे। और भाई सीधी बात है, डू नॉट यूज फॉर फूड एंड फीड पर्पस, इसमें हम नहीं लगा सकते, यही हमारा आंसर था। उसके बाद इसमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, बहुत बेसिक आंसर था, क्वेश्चन था, उसके लिए तो कोई ज्यादा नहीं करना था। लेकिन आपको यहाँ पे जो फंसाएगा ना ये चीज, सीड रूल्स 1968, मैंने सर्च किया, ये एक 1968 का एक पूरा एक बेयर एक्ट है, हम उसको उसको क्यों जाएंगे पढ़ने। हमारा क्वेश्चन बस इतना ही था कि अगर कंटेनर कोई केमिकल से ट्रीटेड है तो कौन सा लेबल हम उसमें यूज करेंगे। सीधे यार हम इसमें यही लगाएंगे कि फूड फीड नॉट पर्पज, यही लगा के आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें हमारा ये है ई किसान उपज निधि। इसमें पूछ रहा है ई किसान उपज निधि के पहल, ठीक है, बारे में लिखित कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एलिमिनेट नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे मैं जो ट्रिक या फॉलो करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है, इट अलाउ फार्मर टू सेल, ठीक है, इट इनेबल फार्मर टू ऑब्टेन, ये भी ठीक लग रहा है, इट अलाउ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फर्टिलाइजर, इट प्रोवाइड फार्मर टू डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मतलब बहुत ही एग्जामिनर चालाकी से इसको फ्रेम कर दिया, यहाँ पे कोई चीज गलत लग ही नहीं रही थी, चारों स्टेटमेंट लग रहा सही है। जिस टाइप के प्रश्न हमारा यूपीएससी आईएएस में पूछता है और वही तरीके का एकदम पैटर्न फॉलो किया इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट से टफ लेवल में जाएगा ये ऑप्शन सही कर पाना बहुत मुश्किल होता है इस तरीके का। फिर भी मैं 50-50 पे पहुंच गया था और वो मेरा ऑप्शन गलत हो गया था। एक चीज है, अगर मैं इसको पकड़ के गया होता कि यहाँ पे मैं बताया ना कि जहाँ पे डैश दिखे 90% वही ऑप्शन सही होता है, ये देखिए डैश देखिए 90% सही होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, लेकिन 90% आपको मिलेगा कि वही सही होगा। तो यहाँ पे ये चीज, ये बताइए, हमारा ई किसान उपज निधि के बारे में पूछ रहा है, हमको स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अब जो 9 अगस्त 2026 को पेपर होने वाला है, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए आपको कहाँ से ये क्वेश्चन बना है, ये देखिए ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये पीआईबी से लाया गया हूं मैं। कब का है ये, 4 मार्च 2024 का है। पेपर कब हुआ था, 13 जुलाई को 2025, लगभग 1.5 साल बाद। तो 1-1.5 साल पुरानी न्यूज को जो है पूछ रहा है। इसमें क्या पूछा है फ्रेंड, ई किसान उपज निधि के बारे में। इसके जो प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल बाई फार्मर, ये श्री गोयल ने इसको लॉन्च कराया था बेसिकली। इसमें मैं बता रहा हूँ ये विकसित भारत का सपना है 2047 तक का, उसके वो एड्रेस करते हुए जो ई किसान उपज निधि थी
डिजिटल गेटवे है ये, जो हाईलाइट पोर्शन में उतना बता दूंगा, आप उतने से आपका कवर हो जाएगा। इसमें देखिए वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है। आपके पेपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे वेयर हाउस रिसिप्ट की बात हो रही है, वेयर हाउस के बारे में बात हो रही है। अभी मैं दिखाऊंगा ये पोस्ट हार्वेस्ट जो लिखा है वो भी वहीं पे ही लिखा हुआ है आपके उस पीआईबी वाले नोट्स में। देखिए यहाँ पे वेयर हाउस रजिस्टर्ड वेयर हाउस सून बी रिप्लेस टू इनकरेज मोर फार्मर, ये सब चीजें तो जनरल सी बात है, फार्मर को इनकरेज करना है, ये सब सारी चीजें तो बताई जाती हैं। फार्मर को स्टॉक करने के लिए देयर प्रोड्यूस एट दिस वेयर हाउस वुड नीड टू पे ओनली 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ 3%, सिर्फ 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट को उसमें करना होगा। ये डिजिटल गेटवे इनिशिएटिव है, ठीक है। ये जो श्री गोयल ने कहा था कि इसमें कि ये जो है फ्रेम करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ई किसान उपज निधि जो है नो कोलेटरल, कोई कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब कि कोई चीज गिरवी नहीं रखना है आपको, लेने के लिए पैसा या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि इसमें फार्मर कैन सेल दियर इंटायर हार्वेस्ट एट एट cheaper rate due to the poor पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज अपॉर्चुनिटी। मैंने सिलेबस में भी टॉपिक में भी बताया था कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इसलिए देखिए यहाँ पे पीआईबी में जो चीजें आती हैं उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से वो कवर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ई किसान उपज निधि में श्री गोयल ने कहा था कि दिस इनिशिएटिव विल सिंप्लीफाई डिजिटल प्रोसेस कैन ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस, तरीके से कि प्रोसीजर ऑफ द फार्मर स्टोरेज एज एनी रजिस्टर्ड वेयर हाउस, इसमें कहीं भी वो जा करके अपना सिंपली रजिस्टर कर सकते हैं। ई किसान उपज निधि और इनाम, इनाम से भी क्वेश्चन पूछा था। मेरा कहने मतलब ये पीआईबी में जितनी सारी चीजें आएंगी, पीआईबी में जितनी सारी चीजें आएंगी वहां से क्वेश्चन बार बार पूछेगा। इनाम के बारे में यहाँ से पूछ लिया, एक बार यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाइए आप। ये चीज वर्ल्ड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम अर्ज्ड WDRDA RA टू प्लान टू पर्पज टू प्रोवाइड फ्री रजिस्ट्रेशन। ये चीज फ्री रजिस्ट्रेशन इस तरीके का ऑप्शन वहां पे स्टेटमेंट में बना के देगा, तो आपको यहाँ से तैयार करके जाना है, ठीक है। तो ये चीज मैं देखिए आपको लेके आया था वहां से बताने के लिए कि ये चीजें कहाँ से वो पूछ रहा है। ये था ई किसान उपज निधि, 1-1.5 साल पुरानी न्यूज को पूछ रहा है वो एग्जामिनर। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में बात हो गई थी। लोन पता है ना, बिना कोलेट्रल दिए लोन को लेने के लिए उसमें किसानों को मदद की जा रही है। वेयर हाउसिंग रिसिप्ट है इसमें, तो यही ऑप्शन इसमें सही था और मेरा ये आंसर गलत था फ्रेंड। ये थोड़ा सा पैटर्न ऐसा था कि चारों ऑप्शन ऐसा लग रहा था कि चारों सही लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन को ट्रैकल कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था उस टाइम में एग्जाम पर्पज में, वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन का तो रहता ही है। इसमें देखिए बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, हर जगह स्कीम पूछ रही है। फोकस ऑन प्रोवाइड एफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर अगेंस्ट लॉस काज्ड बाय नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज वही जो चीजें मतलब कि नेचर में अपने आप घटे, जो ज्वालामुखी आ गया, फ्लड आ गया और किसी तरीके से नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं तो उसके तहत जो है हमारा कोई नुकसान होता है तो उसमें जो है स्कीम क्या, कौन सी स्कीम है जो एफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें इसका जैसे ही आंसर देखा तो मैं तुरंत फसल बीमा योजना लगा दिया। इसमें देखिए फ्रेंड मैं कहीं भी जो है ABCDES तरीके का कोई ट्रिक उरिक नहीं, इसमें कोई कुछ भी नहीं लग किया है वो कि इसमें सोचना पड़े, क्योंकि अगर फसल के बारे में हो रही है तो फसल बीमा योजना ही इसमें सीधा आंसर था, उसके लगा के आगे बढ़े। इसमें सॉयल हेल्थ कार्ड और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये सारी चीजें कहाँ से उठा रहा है फिर मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीजें देखिए फिर से वो ये पीआईबी है, ठीक है। पीआईबी में कहा 17 जनवरी 2022, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। स्वच्छ धरा खेत हरा इस थीम है, हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट, ये मतलब इसमें ये थीम थी स्वच्छ धरा खेत हरा। सॉयल हेल्थ कार्ड जो है नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 19/2/2015 को, 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान। ये फैक्ट याद करके जाइए, ये फैक्ट बहुत जरूरी है। सॉयल हेल्थ कार्ड 2015 में लॉन्च हुआ था। इसमें स्लोगन दिया था यही कि स्वस्थ धरा खेत हरा, हेल्दी अर्थ है और ग्रीन फार्म। और उसके बाद इसमें देखिए स्कीम में जो है
इशू सॉइल हेल्थ कार्ड इशू होगा। इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फार्मर टू न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ दियर सॉइल। आपके खेत से मिट्टी ले जाएंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे कि आपके सॉइल में किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की ज़रूरत है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल डिक्लेयर्ड 2015, ये याद करके जाइए। 2015 को जो है सॉइल सॉइल ईयर घोषित किया गया था, इंटरनेशनल सॉइल ईयर था। उसके बाद इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे एवरी 2 ईयर में ऑल फार्मर सो एज टू प्रोवाइड दी एड्रेस न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिस। सॉइल हेल्थ कार्ड में ये सारी चीजें मेंशन होंगी। तो यहाँ से ये अगेन फिर पीआईबी का, पीआईबी नहीं करोगे भाई, एजीटीए में जहां से क्वेश्चन बना रहा है, हम ऑथेंटिक बुक मानते हैं ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक बुक आपकी स्कीम और इस चीज को नहीं, करंट को कैसे कवर करोगे आप? कवर को करंट अफेयर पूछ रहा है, 1.5 साल पुराना चीज है, हमारे टॉपिक में कहीं एग्री सॉइल हेल्थ कार्ड थोड़ी लिखा रहेगा। तो ये चीजें पीआईबी से भी कवर होंगी, इसको आप समझ जाइए, अभी भी टाइम है, आप इसको कवर करिए, मेरी वीडियो से हेल्प लीजिए, आप वहां पे जाकर के वेबसाइट पे जाइए, उसके अपने से सर्च करिए, तब जाकर के आपको चीजें वहां से धीरे धीरे समझ में आएंगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो बात हो रही है, फंडामेंटल प्रोसेस approach is used in soil and water conservation where ridge to valley major integration afforestation and in situ water conservation। मैंने एक चीज फ्रेंड नोटिस की है कि 2025 वाले एजीटीए के पेपर में क्या किया था, वो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके रख रहा था, और क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि फंडामेंटल अप्रोच बताओ यूज्ड कहाँ पे, सॉयल में और वाटर के कंजर्वेशन में। मुझे बस इतना बता दो आप कि सॉयल और वाटर का कंजर्वेशन करना है, ठीक है, सॉयल और वाटर का कंजर्वेशन करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाई हमारा सीधा सीधा है कि वाटर से रिलेटेड इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वाटर शेड। ये तो इरिगेशन का एक पैटर्न है, इसको काट ही दो। मोनोक्रॉपिंग, ये मोनोक्रॉपिंग बेसिन, इससे कोई मतलब नहीं, क्रॉपिंग की कहाँ बात हो रही है इसमें? ब्लॉक प्लांटेशन मेथड, ये कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर सिर्फ इतना पूछता सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, तो आप आराम से इसका उत्तर लगा देते। उस टाइम मुझे नहीं दिमाग ये में क्लिक किया, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन को वो इस तरीके से फ्रेम करता है कि हम ये चीज सोचने लगते हैं, यहाँ पे मेजर इंटीग्रेशन, एफॉरेस्टेशन, इन सीटू वाटर, ये सारी चीजें बेफालतू की इसमें दी हुई होती हैं। वो आपको गलत कराने का एक सबसे बेहतरीन तरीका निकाल दिया है। आपको 2026 वाले में इस तरीके से तैयार होकर जाइए कि आपको वहां पे वो कुछ तरीके से वो गलत कराने की कोशिश करेगा, आप तुरंत बोलोगे ऐसा कुछ नहीं है, हमको जो मेन आंसर है, जो मेन क्वेश्चन हमारा सिर्फ है, हम उस पर बने रहेंगे, हम हाईलाइट करेंगे और सीधे हम आंसर पे टिक करेंगे। भाई ऐसे सॉल्व करो पेपर, ये होता है तरीका। मैं नहीं लगा पाया उस टाइम, भाई मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, साल भर में मैंने बहुत सारी चीजें पेपर सॉल्व के सीखी कि अगर इस बार मैं भी पेपर में बैठूंगा तो चीजों को ऐसे ही करना है, ऐसे मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी करिए, पक्का हेल्प होगा। 15 से 20 क्वेश्चन आप लीड करके ले जाओगे। और फिर इसको देखिए, अगर कहीं पे इसके बारे में मेंशन हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बारे में जो पुराना क्वेश्चन था उसके बारे में बता दे रहे हैं। ये अगेन मैं बता दूं, ये फिर पीआईबी से आ गया, देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है, 15 फरवरी 2024 का ये है। यार कुछ भी मतलब जितना पूछा है ना, सब गवर्नमेंट वेबसाइट से पूछा है, कहीं भी वो अपने से नहीं बना के पूछ रहा है। ये 2026 में फिर पीआईबी पे इससे फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई न्यूज आई है। आपका काम है 2026 में पीआईबी लिख करके आप फसल बीमा योजना वाली पेज को आप पढ़ो, उसको कवर करके जाओ। ये तो बेसिकली 2024 की न्यूज है, तो 2 साल पुरानी न्यूज को लेकर के क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज बस इतना बता सकते हैं कि 1 नेशन 1 क्रॉप 1 प्रीमियम, ये चीज फसल बीमा योजना में ये चीजें बताई गई थी। इसमें क्रॉप का इंश्योरेंस दिया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, यहाँ पे देखिए बात हो रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट इवेंट होगा क्रॉप, देखिए बात हो रही नहीं, वही ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट, डिजीज अगर आता है तो हमको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगा। तो यही फसल बीमा योजना थी, यही चीजें थी, ये पीआईबी में एकदम साफ साफ मेंशन है, ठीक है। आपको हम लोग क्या करते हैं, बुक, कोचिंग, यूट्यूब, ये सारी चीजों के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमारे यहाँ चीजें मिलती ही नहीं है और कोई करवाता ही नहीं है, पीआईबी भी कोई जानता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही बस जानता हूँ, मतलब कि लोग कोशिश नहीं करते हैं, उसको सर्च नहीं करते हैं। पीआईबी देखिए बहुत अच्छी चीज है, योजनाओं को गवर्नमेंट की वेबसाइट से पढ़ना है ना, हमको किसी के बनाए हुए वेबसाइट पे थोड़ी पढ़ना है, तो वहां से चीजें पढ़ेंगे तो हमारा ज्यादा सही होगा।
यहाँ से, और किसी के बताए हुए पे क्या रिलाई करोगे कि कितना सही है कितना गलत है। चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, डाटा चेंज होता जाता है। इस तरीके से आपको कवर करके चलना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट हमारा है 51 क्वेश्चन। 51 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, इसमें बोल रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व फूड बेवरेज के उत्पादन को कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है। तो कंटेनर की जल की क्षमता कितनी से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें मुझे लगा किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो मैं तुरंत देखा 75, इससे कम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बेसिकली एकदम फैक्ट है। ये चीज एग्जैक्ट कर पाना वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है कि 80 90, लेकिन उसका आंसर जो था फ्रेंड वो 90 था। ठीक है, इसका जो है आंसर ये 90% होगा, यही इसका सही आंसर है, यही इसका सही आंसर है, ये बाकी गलत है। ये FSSAI के बारे में अगर कुछ नॉलेज यहाँ पे हो सकते तो नहीं है। ठीक है, मैं उसके बारे में बता रहा था कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुआ, उसके बाद उसी में एक और ऑप्शन था आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है। यहाँ से क्वेश्चन बना देगा आपसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या प्रमोट करती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और कृषि उन्नति योजना टू अचीव फूड सिक्योरिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। उसके बाद उसी में ऑप्शन था परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी देखिए PIB का है, 4 फरवरी 2025 का है ये। यहाँ पे आप देखिए इसमें इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग परंपरागत कृषि विकास योजना एक कंपोनेंट है ये। और इसमें देखिए 2-3 चीजें शामिल हुई है। ऑर्गेनिक क्लस्टर, इसमें देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक क्लस्टर जो है इतने 15,000 प्रति हेक्टेयर प्रोवाइड डायरेक्टली फार्मर टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन फार्मर फील्ड। तो बहुत ज्यादा भर भर के फैक्ट इसमें दिया हुआ है। एक चीज मैं यहाँ पे लास्ट में बताऊंगा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इम्प्लीमेंटेड इन 2019, इसको याद करके जाइए। मैक्सिमम एज लिमिट इज 40 ईयर, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनाएगा इसे। तो मानधन योजना के बारे में पढ़ लीजिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीजें फिर अगेन PIB से मिली हमको। तो मतलब हमारा GTA का पेपर किससे बना था, PIB को लेकर के बनाया थे, और हम वहाँ उसको ढूंढ रहे हैं नेवरा सुंदा और बाकी सारी किताबों में। मैं किसी किताब को नहीं कंटेम्प्ट कर रहा हूँ, कोई बुरी किताब नहीं है, सब अपने आप में अच्छी हैं, लेकिन हमारा जो अप्रोच है वो भाई देखिए एक ही किताब से कवर नहीं होगी, आपको हाथ पैर इधर उधर मारना ही पड़ेगा। आप इसको मानिए या ना मानिए, मैं ये चीजें बता दे रहा हूँ, आपका मन है मानिए नहीं मानिए, योर विश। ठीक है, उसके बाद FSSAI वाला जो क्वेश्चन था उसके बारे में बता दे रहा हूँ। FSSAI वाला क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया था, उसके तहत ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, देखिए फूड सेफ्टी FSSAI ये ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश अंडर फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भाई सी को सोचना नहीं है, फैमिली ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में ही आएंगी। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। इसमें हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग, देखिए इसमें जो फूड स्टैंडर्ड ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का था, इसमें वेरियस एक्ट और ऑर्डर को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सच है, जैसे प्रिवेंशन एंड फूड अडल्ट्रेशन, ये चीजें हमारे टॉपिक में है। और डेयरी वाले में बुक या डेयरी वाला जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें ये फूड अडल्ट्रेशन 1954 में। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, मीट एंड फूड प्रोडक्ट 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट 1947। तो ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे मैंने लगा रखा है, इस चीज को आप पढ़िए, इसका ईयर याद करके जाइए, याद करना है इसको, इसको याद ही करना पड़ेगा। इतनी सारी चीजों को मिला करके FSSAI में इसको जो है तब जाके बनाया गया था। दिस वाज रिपील्ड आफ्टर कमिटमेंट ऑफ FSSAI एक्ट 2006, वो सारी चीजें 2006 के बाद रिपील कर दी गई और सारी चीजें मर्ज कर दी गई FSSAI में। FSSAI का FSSAI जो है फसाई जो है was consequently established in 2008 but work within food authority effectively in 2011। ये फैक्ट है, इस तरीके का ऑप्शन तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि कब जो है रिपील का ये जो है फोर्स में आया, कब ये हुआ था। बेसिकली अगर पूछेगा तो ये 2006 वाला पूछेगा कि इसमें इस एक्ट के तहत ये बना था ये। और इसमें देखिए 7 की प्रोसेस हैं, जैसे ऑप्शन में वो आपको दे देगा कि FSSAI को 7 प्रोसेस है उसमें, तो उसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो देखिए बहुत जनरल सी चीजें हैं। सेट इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्ट, भाई स्टैंडर्ड सेट करना ही उसका तो काम है। डेवलप फूड सेफ फॉर प्रैक्टिस, ये चीजें इसमें तो होंगी ही।
लाइसेंस प्रोवाइड कराना, इंश्योर कंप्लायंस थ्रू इंस्पेक्शन करेगा, चेकिंग करता है, फूड को टेस्ट करना है उसके स्टैंडर्ड को, ट्रेन और बिल्ड का कैपेसिटी बनाना है, ट्रेनिंग देना है और उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, सिटीजन के आउटरीच को करना है। तो ये सारी चीजें एफएसएसआई से रिलेटेड हुए। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि सीरियल से रिलेटेड है। कोर्स सीरियल माइनर मिलेट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा माइनर मिलेट है। ठीक है, इसका आंसर तो मैं बता दिया था फ्रेंड, इसमें 90% होगा एफएसएसआई वाले में। तो उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज क्लासिफाइड एज माइनर क्रॉप। इसमें मैं इसे सही किया था कि हम लोग बार बार किस चीज के बारे में सुनते हैं, ज्वार के बारे में सुनते ही हैं, पर्ल मिलेट, बाजरा इसके बारे में सुनते ही हैं, कहीं ना कहीं फिंगर मिलेट के बारे में सुने रहते हैं, लेकिन कोदो जो है ये नॉर्मली हमारे चलन में नहीं रहता है, जिसको हम बार बार नहीं सुनते हैं। ये कोदो मिलेट ही जो है जो हमारा इसका आंसर था, और बाद में रिवाइज आंसर की में यही माना था, इस चीज को समझिए। और उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, अगर इसके बारे में कुछ हो इन्फॉर्मेशन सीरियल्स के बारे में। ये देखिए मैं पीआईबी से फिर लेके आया हूँ, ये पीआईबी में फिर मेंशन है, ये 24 मार्च 2023 में। देखिए उसके बारे में एक श्री अन्ना लाइक ज्वार, श्री अन्ना अगर पूछ लेगा श्री अन्ना क्या है तो लाइक ज्वार बाजरा रागी ये सब। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इसमें आया था इसमें। उसके बाद यहाँ पे क्या चीजें बताएं, बहुत सारी फैक्ट भर भर की चीजें हैं। न्यूट्री सीरियल है बीन सपोर्टेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसमें जो फूड सीरियल के नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज अप्रूव्ड द प्रोडक्शन ऑफ लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिलेट बेस्ड इन प्रोडक्शन। और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 2022-23 से 2026-27। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे इसमें क्या चीज देख सकते हैं, श्री अन्ना की बार बात हो रही है। यहाँ कल्टीवेशन हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए, ज्वार बाजरा रागी के लिए। ये तीनों चीजें देखिए मेजर हो गई, और वो इसमें ऑप्शन में हमको आराम से दिख गया। देखिए यहाँ पे हमारे ऑप्शन में यही था ना, ज्वार बाजरा रागी, ये तीनों मेजर हो गया, और वो कोदो जो था वो हमारा माइनर हो गया। तो इसलिए ये 2023 में देखिए आपको क्या डिक्लेयर किया गया था, 2023 हैज बीन डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये याद कर लेना है आपको। और फर्स्ट ग्लोबल इवेंट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट वार ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, 18 मार्च 2023 को यह डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेंट 100 लोग थे, 100 कंट्रीज के लोग थे इसमें, जिसमें 6 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज थी, और जो लीड कर रही थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट, पद्म अवार्ड, पद्मश्री, फार्मर या पीओस, इंटरनेशनल कंपनी से, ये सब सारी थी इसमें चीजें। अगर ये बार एपेडा का चर्चा हो गया, एपेडा के बारे में आपको पढ़ के जाना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की हो रही है, एक्सटेंशन से जुड़ गया है सब्जेक्ट। कृषि विज्ञान केंद्र की बात हो गई, ये अगेन आपका एक्सटेंशन से सब्जेक्ट जुड़ गया। तो ऐसे चीजें, एक चीज और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना था, ये नई चीज है, इसको आप पढ़ के जाइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ है, IIMR हैदराबाद, इसको याद करके जाइए। नहीं क्या है कि चीजें हैं लेकिन उतना न्यूज में नहीं है, या फिर सामने नहीं ऐसे देखने को मिलती है, ICR है, IIMR। तो आप देख ध्यान से दीजिए यहाँ पे कि IIMR जो है कहाँ है, ये हैदराबाद में है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये मिलेट रिसर्च के बारे में है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमारा 53, आज हम सेशन को यहीं एंड करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे चीज़ों को एक बार लास्ट में अच्छे से बता देते हैं कि आपको कभी भी चीज़ों को इस तरीके से लाइटली नहीं लेना है। पीआईबी एक अच्छा पीआईबी जो है एक अच्छा गवर्नमेंट सोर्स है। हमारा क्वेश्चन एजीटीए का वहीं से बना रहा था फ्रेंड। बहुत सारी स्कीम्स, योजनाएं और सीड से रिलेटेड इतना क्वेश्चन बना है कि पूछिए ना। सिलेबस में टॉपिक दिया इतना और पूछ लिया इतना, बताइए कहाँ से सॉल्व होगा। ये सीड को कितना, हम लोग सबसे ज्यादा फोकस जो 25 क्वेश्चन का आता है सीरियल क्रॉप साइंस वाला, उस पर ज्यादा फोकस कर लिए, और उसमें जो धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा जई ये सब में हम लोग उलझ के रह गए। वो हमारी चीजें पूछ लिया सीड से सबसे ज्यादा, स्कीम सबसे ज्यादा पूछ लिया। तो हमारा एक्सटेंशन वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो वहाँ पे लिखा है रूरल डेवलपमेंट स्कीम, और इंडिया की स्कीम रूरल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो ऐसी चीजें हमारी मिलती नहीं है, ऐसे नॉर्मली आपको
करना पड़ेगा। जो जो क्वेश्चन आया है, मैंने जितना कराया है इतना आप एक बार करके जाइए। प्लस नेमरा सुंदा पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। नारायण नागरे भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले, नारायण नागरे, ठीक है, ये किताब आप पढ़ लीजिए। और पीआईबी कर लेंगे तो इसके साथ आपका बता रहे हैं कि ये आपका 80% काम हो जाएगा। और 100% अपने आप में कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये बात जान जाइए। और जो मैंने टेक्निक बताई है, एक बताया केमोफ्लॉज टेक्निक, मतलब दो चीज़ें साम साम सेम सेम दिखेंगी, जैसे वहाँ मोलिब्डेनम और मैग्नीज दिख रहा था, तो उसी में से 50% ऑप्शन ये सही होता है। कभी कभी डैश दिख जाता है तो वो ऑप्शन 90% सही होता है। इस तरीके की चीज़ों को पकड़ के चलिए। कभी 2 ऑप्शन दिया है, उसमें से कुछ नहीं, 3 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन तो उसमें से 2 सही ही होता है। इस तरीके का अगर जनरल स्टेटमेंट है तो एग्रीकल्चर में तीनों सही होगा। इस तरीके का मैं और बता दूं आपको, ओनली, ऑलवेज, ऑलवेज लगा दिया, ओनली लगा दिया, या फिर आपका लगा है एवरीवन, एवरीवेयर। कोई मिनिस्ट्री अगर पूछ रहा है कि बाई द मिनिस्ट्री, तो वो चीज़ें अक्सर, ये सारी चीज़ें अक्सर गलत होती हैं। इस चीज़ को आप याद रख के जाइए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे बताता चलूँगा, आप वीडियो पे बने रहिए। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, बाय।